हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं स्नेहा सिंगाटिया और चलिए आज हम आपकी इतिहास की पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 7 करने वाले हैं, जिसका नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। देखिए, रोशन के रूपे नाम की एक यहाँ पर छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि कहानी को शुरुआत करने के लिए जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिने तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बना था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा कि आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। तो चलिएगा, एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य, शेरों वाला स्तंभ शीर्ष। हम जिस शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने के रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकार, अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। साम्राज्य का प्रशासन। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को यहाँ का राज्यपाल यानी गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं, नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराना क्या होता है? देखिए, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विभिन्न पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इन्हें देते थे।
बात करते हैं आगे। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। अशोका एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों को बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में और पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। तो इस तरह से जो है अलग अलग भाषाओं में उनके जो है अपनी प्रजा के लिए अशोक के जो भी संदेश थे वो इस तरह लिखे जाते थे। तो आगे अन्यत्र कुछ जानकारियाँ दी गई हैं और इसी के साथ अध्याय जो है हमारा पूरा होता है। और जो प्रश्नोत्तर हैं इसके चलिए वो PDF के माध्यम से देख लेते हैं। चलिएगा प्रश्नोत्तर जो है देख लेते हैं। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन कौन से राज्य मौर्य राज्य से बाहर थे? तो देखिएगा, जिन देशों में अशोक के अभिलेख मिले हैं वो कौन कौन से हैं? भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। भारत में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? तो सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, असम, त्रिपुरा, ये सब जो है मौर्य साम्राज्य से बाहर थे। अगला प्रश्न देखिए, राजा द्वारा खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे? क्योंकि उनको डर रहता था कि कहीं कोई जो है राजा की हत्या करने की कोशिश न करे, इसलिए राजा के खाना खाने से पहले खास नौकर जो है उस खाने को चखता था। पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह भिन्न था? तो पाटलिपुत्र और मोहनजोदड़ो में क्या अंतर है ये भी हम देख लेते हैं कि पाटलिपुत्र में घर कच्ची लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने होते थे और मोहनजोदड़ो में घर पक्की ईंटों से बने होते थे। पाटलिपुत्र में घर 2 या 3 मंजिली वाले होते थे और मोहनजोदड़ो में 1 या 2 मंजिल वाले। पाटलिपुत्र नगर एक विशाल दीवार से घिरा था जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे, बल्कि मोहनजोदड़ो नगर 2 हिस्सों में बटा हुआ था और दोनों के हिस्से अलग अलग दीवारों से घिरे हुए थे। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ? क्योंकि कलिंग की लड़ाई में करीब 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे और लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, जिनके सगे संबंधी उनकी मौत का विलाप कर रहे थे। इससे अशोक का हृदय दुख से भर गया। उसने सोचा कि एक देश को जीतने के लिए इतने लोगों का वध करना पड़ता है और जनता अपने मित्रों, सगे संबंधियों को हमेशा हमेशा के लिए खो देती है। अशोक ने पश्चाताप के बाद कभी युद्ध न करने का निर्णय लिया और बौद्ध धर्म अपनाकर उसका प्रचार प्रसार किया। बात करते हैं आगे। पड़ोसी देश के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था? तो कलिंग के युद्ध के बाद पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का व्यवहार मित्रतापूर्ण था और सभी के लिए शांतिपूर्वक संबंध बनाए थे सभी के साथ उसने, जबकि चीनी सम्राटों का पड़ोसी देशों के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार था और वे पड़ोसी देशों के साथ युद्ध करते रहते थे, इसलिए उनकी सीमाएं बदलती रहती थी। चीन के सम्राटों का चीन की दीवार बनाने के उद्देश्य क्या थे? चीन की दीवार बनाने का उद्देश्य चीन की उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। चीन की दीवार की विशेषताएं, यह दीवार 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर व ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है और इस दीवार को बनाने में हजारों लोगों ने 2000 वर्षों तक काम किया था।
हर 100-200 मीटर की दूरी पर निगरानी के लिए बुर्ज बनाए गए हैं यहाँ पर। चलिए अगला जो पाठ्य पुस्तक के मेन प्रश्नोत्तर हैं देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची बनाइए। तो बहुत सारे जो काम धंधे में लोग लगे हुए थे, कुछ सरकारी अधिकारी थे, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारी, संदेशवाहक, जासूस, फल फूल संग्राहक और शिकारी। इस तरह से लोग इस तरह के काम करते थे। आगे है रिक्त स्थानों को भरिए। जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ अधिकारी जो है वो कर वसूलते थे, तो यहाँ पर आएगा कर, लिख दीजिएगा। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में गवर्नर मतलब राज्यपाल बना करके भेजा जाता था। मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना दिया करते थे। बताओ कि निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत। तो बताएंगे हम। चलिए देखते हैं कौन कौन से वाक्य हैं। उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग पर था, तो बिल्कुल सही है। सॉरी, ये बिल्कुल गलत है। उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग पर नहीं है, बल्कि ये तो दक्षिण में पड़ता है। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे, तो ये बात बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। चंद्रगुप्त के नहीं लिखे गए हैं, बल्कि उनके गुरु के लिखे गए हैं। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। कलिंग, तो देखिए कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम नहीं था। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, तो ये बात बिल्कुल सही है। उन समस्याओं की सूची बनाओ जिनका समाधान अशोक धर्म द्वारा करना चाहता था। कौन कौन सी समस्याएं थी? एक तो अलग अलग धर्म मानने वाले लोग जो हैं उनके बीच में टकराव जो था आपसी, जानवरों की बलि दी जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था, परिवार और पड़ोसियों के बीच जो झगड़े हो रहे थे। अगला प्रश्न है, धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन साधनों का प्रयोग किया? तो अशोक के धर्म प्रचार के साधन थे कौन कौन से? एक तो धम्म महामात की नियुक्ति की, विदेशों में धम्म प्रचारक और प्रतिनिधियों को भेजा, अशोक ने अपने संदेश को कई स्थानों में शिलाओं पर खुदवाया, कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया जो राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाते थे जो कि खुद पढ़ नहीं सकते थे, जो खुद पढ़ नहीं पाते थे। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे, जो खुद पढ़ नहीं पाते थे। ठीक है, चलिए आपके अनुसार दासों और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि सम्राट के आदेशों से उनकी स्थिति में सुधार हुआ होगा? तो बिल्कुल सही बात है, दासों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था क्योंकि वे प्राय युद्धबंदी या खरीदे हुए स्त्री पुरुष होते थे। इनका स्थान वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे था। इनकी समस्याओं के निराकरण हेतु कोई भी सामाजिक और राजनीतिक संगठन नहीं होता था। सम्राट अशोक के आदेशों से दासों की स्थिति में अवश्य सुधार आया होगा क्योंकि धर्म के द्वारा दासों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया था। रोशन को यह बताते हुए कि हमारे रुपयों पर शेर क्यों दिखाए हैं, एक पैराग्राफ लिखो। कम से कम एक और चीज़ का नाम लो जिन पर इन्हीं शेरों के चित्र बने हुए हैं। तो देखिएगा हमारे रुपयों पर भी जो है शेरों का जो चित्र है वो ऐतिहासिक महत्व रखता है। सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान 4 शेरों की मूर्ति बनाई गई और फिर उन्हें सारनाथ के एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। यह चित्र हम रुपयों, सिक्कों के अलावा भारत सरकार के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सभी दस्तावेजों, अंतर्देशीय पत्रों और स्टैम्प पेपर पर भी देखते हैं। अगर तुम्हारे पास अपना अभिलेख जारी करने की शक्ति होती तो तुम कौन सी 4 राजाज्ञाएं देते? तो निम्नलिखित 4 राजाज्ञाएं हम देखते हैं कि किसी विशेष वर्ण के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा, सभी को शिक्षा का समान अवसर दिया जाएगा, स्त्रियों को पुरुषों के बराबर का अधिकार जो है वो प्राप्त होना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ जो हमारा अध्याय है वो पूरा होता है। अगले अध्याय के लिए मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।